हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग रूट। और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स फिजिक्स का एक टॉपिक है जो कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर आता है। किसमें? लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आता है। मैं इस पे इसलिए वीडियो में आ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड में उनको रिजोल्व करना नहीं आ रहा फोर्सेज, और वेलोसिटी निकालते क्यों हैं वो सब, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट हैं, इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड से वीडियो बना रहा हूँ। तो मेनली क्या है, बैंकिंग रोड्स में क्या होता है कि अगर कोई कर्व्ड पाथ आता है, कर्व्ड रोड आती है, उस पर अगर कोई कार मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो हमने उस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से मैक्सिमम मूव कर सकती है कि वो स्किड ना करे। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें किसी का डायग्राम नहीं ढंग से बन पाता और फोर्सेज रिजोल्व करने में मुश्किल आती है। तो मैं सिखाऊंगा फोर्सेज रिजोल्व करना और कैसे वेलोसिटी निकालते हैं वो सब बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये मैंने एक पाथ ले लिया, इंक्लाइंड पाथ थीटा। ये इसे हम कह सकते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ बैंकिंग। जिसमें हमारे पास जो रोड है ना, ये हमारे पास इनर एज है या आउटर एज है? आउटर एज इतने एंगल पे, यहाँ से थीटा एंगल पे उठा हुआ है। ठीक है, अब इस पे कोई कार अगर बाई चांस आपकी मूव कर रही है, मैंने एक कार का डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ऐसे ही रफली मैंने डायग्राम बना दिया। ये कार है, ये इधर ऐसे टर्न ले रही है इस राउंड पाथ पे। किस पे? राउंड पाथ पे। ये राउंड पाथ था, ऐसे टर्न ले रही है, तो ये कितनी वेलोसिटी से मैक्सिमम मूव कर सकती है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना इसमें क्या चीज़ समझने वाली है। अब इसका जो वेट है, फोर्सेस क्या लगती है, हम एफ बी डी बनाते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है इसमें, तो हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो सारी फोर्सेस हम बनाते हैं, उसके ऊपर शो करते हैं, तो वो होता है एफ बी डी। तो मुझे इस बॉडी का, ये जो कार मूव कर रही है इधर किसी वेलोसिटी से, तो उसका मुझे एफ बी डी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एफ बी डी में क्या बनेगा? इसका जो वेट हमेशा नीचे लगता है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो वेट क्या होता है? mg। क्या लगेगा? mg। वो हमेशा नीचे की साइड लगेगा, जैसे बॉडी हमेशा नीचे लगेगा, ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में। अब देखो mg अगर वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी अगर ये बॉडी है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी? बॉडी के परपेंडिकुलर। अगर बॉडी इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कार ये है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? ऐसे इस पे, ये हमारे पास इस पाथ पे है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी आर होगी। क्या होगी? आर। नॉर्मल रिएक्शन मींस ये जो है, ये लाइन अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg हो गया। एक फोर्स क्या लग रही है? फ्रिक्शन। अब देखो, ये टायर है और ये सरफेस है, जो रोड है, रोड की सरफेस, इनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन। तो अगर कार इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड लगेगा, इधर की साइड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लिया मैंने इधर लग रहा है। क्या लग रहा है? इधर। और सिंपल सी बात है, अब क्या रह गया इसमें? मैंने तीन फोर्सेस मेनली बना दिया है। एक इसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक और फोर्स लगेगी, वो लगेगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अगर कोई भी बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो एक फोर्स लगती है इनवर्ड सेंटर टुवर्ड सेंटर, और एक लगती है आउटवर्ड। इस जो सेंटर के अलोंग लगती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो आउटवर्ड लगती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम यहाँ पे कौन सी बनाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल। जो आउटवर्ड लगेगी यहाँ से, इस सेंटर के आउटवर्ड, जो कि इसको जो बैलेंस कर रखेगी ऐसे, कौन सी लगेगी? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग रही है, जो कि हाँ, ये लगती क्यों है? ताकि ये हमारा जो कोई भी बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रहा है, वो उसी पाथ पे रहे, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करके रखती है उस बॉडी को इस पाथ में मूव करने के लिए। तो याद रहेगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस क्या है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, mv²/r। क्या रहती है इसकी वैल्यू? mv²/r। और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, जो इधर फोर्स लग रही है ऐसे fc से। किससे? fc से। तो मैं इसको अच्छे से प्रॉपर एक डायग्राम में शो कर देता हूँ। ध्यान से देखना कैसे बनाना है इस डायग्राम को। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो सारा हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखना, मैं फिर से बनाता हूँ। इस बार मैं इसको पॉइंट ले लेता हूँ। ये जो मैंने बनाया है कार, मैं इसको पॉइंट मान लिया, मैं इस पॉइंट पे बना दिया, इस पॉइंट पे मैंने ये कार बना दिया। अब क्या होगा? नीचे इसका वेट लग रहा है mg, ठीक है। एक लग रहा है इधर fc। क्या लग रहा है? इधर की साइड fc लग रहा है। ओके, ठीक है। इधर की साइड लग रहा है इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, f फ्रिक्शन। नॉर्मल, इस बात के ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, rn। ये r लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारा एंगल क्या था? थीटा। तो मैं अगर ऐसे लाइन बनाऊं, ऐसे और ऐसे, इसको ना मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर दिया। एक्स और वाई में अभी मैंने बना दी, एक एक्स एक्सिस बना दी, एक वाई एक्सिस बना दी। हम अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व करने का फायदा क्या होता है कि फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि एक बॉडी अगर कोई मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है हमेशा।
तो हम इक्विलिब्रियम लगाएंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, ये फोर्स ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये वाला हमारे पास अल्टरनेट एंगल, ये थीटा ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, ध्यान से देखना। अब और ये फोर्स लग रही है, हमारे पास फोर्सेस रिजोल्व कैसे करते हैं? अगर ये इंक्लाइन फोर्स एफ है जहाँ पे थीटा बन रहा है वो क्या होगा? एफ कोस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे भी लगाएंगे ये वाला फोर्सेस को रिजोल्व करने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएं। तो ये फोर्स एफ है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ लग रही है और ये थीटा बन रहा है, तो ये क्या होगा? एफ कोस थीटा। क्या होगा? एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन में। और नीचे की साइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? यहाँ पे होगा एफ साइन थीटा। क्या होगा? सिंपल सी बात है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर में क्या होगा? एफ साइन थीटा। और ये एफ कोस थीटा है तो ये एफ साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये थीटा बन रहा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा। ये थीटा बन जाएगा, क्यों? ये देखो ये थीटा है, ये इसके परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा, फिर ये वापस थीटा बन जाएगा। तो अगर ये थीटा हो गया तो यहाँ भी रिजोल्व करेंगे क्योंकि आर हमेशा आर इंक्लाइन लग रहा है, तो मैं इसको वाई और एक्स में रिजोल्व करूंगा। तो अगर ये थीटा है तो ये आर कोस थीटा रहेगा। क्या रहेगा? आर कोस थीटा। तो ये क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा आर साइन थीटा। ये समझ में आ गया? फोर्सेस रिजोल्व करना आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। बस ये समझ लो ध्यान से, फिर से बता देता हूँ। ये मैंने कार को एक पॉइंट मान लिया, अब नीचे इसका वेट लग रहा था, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है एफ सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे लग रही थी, इस पे। तो मैंने इसको रिजोल्व कर लिया एक्स और वाई डायरेक्शन में। वाई नीचे की साइड तो एफ साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, और जहां जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है वो कोस थीटा का होता है। क्या होता है? कोस थीटा। तो एफ है तो एफ कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लग रहा था तो आर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये आर कोस थीटा हो जाएगा जहाँ एंगल बन रहा है, और उसके अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। पहले इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसको रिजोल्व कैसे करना है, एक्स और वाई में रिजोल्व करना है, ध्यान से देखना कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम रिजोल्व कर लेते हैं किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं। रिजोल्विंग अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ध्यान से देखना कैसे रिजोल्व करते हैं फोर्सेस को। वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ऊपर लग रही है आर कोस थीटा। क्या लग रही है? ऊपर आर कोस थीटा। और इक्वल टू नीचे लग रही है, दोनों को इक्वल रख दो, जो ऊपर फोर्स लग रही है जो नीचे लग रही है दोनों को इक्वल, वो रिजोल्व करना होता है। तो एफ साइन थीटा और एम जी, नीचे क्या लग रही है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रही है यहाँ पे, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ। क्या मान लूँ? इक्वेशन 1, क्योंकि रिजोल्व कर लिया मैंने वाई डायरेक्शन में। अब रिजोल्विंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या? एक्स डायरेक्शन के अलोंग रिजोल्व करता हूँ। देखना क्या होगा। एक्स डायरेक्शन में ये लग रही है, इधर सेंट्रीफ्यूगल लग रही है, और इधर कौन सी लग रही है? एफ कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो मैं इधर लिख देता हूँ आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। और किसके इक्वल है वो? इधर कौन सी लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी। एफ सी की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होती है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें ये वी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। किसकी वैल्यू निकालनी है? वी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एफ सी को यहाँ से हटा देता हूँ, इसके इक्वल लग देता हूँ। पता लग गया? एम स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी की वैल्यू के लिए हमें एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एफ की वैल्यू सॉरी यहाँ पे आर की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो मैं आर की वैल्यू ऊपर से निकाल देता हूँ। ध्यान से देखना कैसे, थोड़ा सा समझने वाला है यहाँ पे। मैं इसको सेकंड इक्वेशन बना देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ। आर की जो वैल्यू आएगी मैं इसमें पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आर आ रहा है। देखो आर साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है? पहले तो ये बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। किसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन के। जैसे कि हमारे पास ये कोई भी बॉडी है, ये हमारे पास इस पे फोर्स ऑफ, मैंने इसको ना मूव करवाया इधर की तरफ, फोर्स लगाई है, एक फोर्स लगाई है एफ, पी लगा दी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ से नोट करें तो मैंने मान लिया पी फोर्स लगाई है मैंने। तो ये क्या होगा? इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। फोर्स ऊपर इसकी नॉर्मल रिएक्शन आर एन लग रही है, और नीचे इसका वेट एम जी लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे लगेगी वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये लो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आके म्यू लगता है। म्यू जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ की वैल्यू हमेशा याद रखना, एफ की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर एन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर एन। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, एफ की वैल्यू म्यू आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर कॉमन ले लूँ, आर कॉमन लिया तो साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना समझ में आ गया? अब देखो आर की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो मेरी वैल्यू आ जाएगी वी की, क्योंकि आर को इधर ले आऊंगा, एम को इधर ले आऊंगा। तो आर की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं? फर्स्ट इक्वेशन से। तो आर की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी? ध्यान से देखना। मैं कहता हूँ ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, पहले रीराइट कर लेता हूँ। रीराइट आर कोस थीटा, इसको यहीं छोड़ देता हूँ, इसको स्टार इक्वेशन बना देता हूँ। आर कोस थीटा इक्वल टू एफ की वैल्यू फिर से डायरेक्ट पुट कर दूँ, म्यू आर साइन थीटा प्लस एम जी। ध्यान से देखना। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ ताकि आर मैं कॉमन लेके आर की वैल्यू निकाल सकूँ। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस के इधर आके माइनस आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी।
यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू होगी, आर कॉमन ले लूँ दोनों में से, आर अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ गई आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू यहाँ से ये डिवाइड में ले जाता हूँ इसको इसके डिवाइड में, तो आर की वैल्यू क्या आ गई एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहाँ देख लो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू जो आई है ये आप पुट कर दो इक्वेशन स्टार में, किसमें स्टार इक्वेशन पुट करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना ये वाली वैल्यू मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। अब इसका काम हो चुका है, ध्यान से डायग्राम समझ में आ गया तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आर की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, तो देखना क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई, ये मैंने क्या बोला आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, पुट करते हैं आर की वैल्यू यहाँ, तो आर की वैल्यू मैं ये पुट करता हूँ एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर के मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म थी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब क्या होगा m से m कट गया, m से m कट गया, मुझे v की वैल्यू चाहिए, r को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो r इधर मल्टीप्लाई होगा, r g हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं स्क्वायर है इधर, इधर आके क्या आ जाएगा रूट बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई इसकी रूट में आ गई। लेकिन इससे इस स्टेप से पहले मैं एक काम कर दूंगा, यहाँ पे अगर मैं पूरी टर्म को कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ, पूरी टर्म को यहाँ पर कोस थीटा से डिवाइड और कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको भी कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा और इसको भी क्या करूँगा कोस थीटा से डिवाइड करूँगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना आर जी, तो साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 मैं लिखता नहीं, टेन थीटा प्लस म्यू यहाँ पे कोस से डिवाइड होगा तो 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर की, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा रूट, तो ये वैल्यू आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे हो सकती है, जो कि कार की विदाउट स्किडिंग, ये स्किड नहीं करेगा, इतनी वेलोसिटी मूव कर रखा है अगर एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, थीटा वैल्यू पुट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितनी वेलोसिटी आप मूव कर सकते हो। तो ये था बैंकिंग ऑफ रोड, हमारे पास क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे इसमें तो मैंने सिखा दिया। अगर इसको रिजोल्व करना आ गया आपको, ये डायग्राम समझ में आ गया ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी आंसर निकाल दिया हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।